आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 23 अगस्त 2022 को परीक्षा हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं भविष्य में होने वाली हैं, 2025 में होने वाली हैं, वो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी हो, अगर उसको मैं मान लेता हूं कि D1 और D2 अगर दो विकर्ण समचतुर्भुज के हैं, तो विकर्णों की लंबाई ज्ञात होने पर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2 होता है, और बस इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। D1 की वैल्यू है 12 और D2 की वैल्यू है 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 6 बार, 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप आपको दिया 120 अंश। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बहुभुज के जो अंतःकोण होते हैं और जो बाह्य कोण होते हैं उन दोनों का जो सम निकालते हैं तो 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से बाह्य कोण का मान क्या निकल के आ जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 अंश निकल के आ जाएगा बाह्य कोण का मान। और किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोण होते हैं उन सबका सम अगर हम निकालते हैं तो 360 अंश के बराबर होता है। तो अगर एक कोण 60 अंश का है तो कितने कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होगा, तो बस क्या करेंगे 360 में 60 से भाग कर देंगे, वो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही 60 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, उस बहुभुज की 6 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो देखिए इसको आप एक बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर बेसिक से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर दीजिए। तो मैं मान ले रहा हूं कि ए की वैल्यू 90 अंश ये मान ले रहा हूं, क्योंकि ऐसी वैल्यू हमें मानना है कि 0/0 या इनफाइनाइट का फॉर्म न बने। तो जैसे ही ए की वैल्यू 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90 अंश का मान होता है 0, प्लस हो जाएगा 1 और प्लस कॉस 90 अंश का मान फिर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन 90 अंश का मान 1। तो यहाँ पे बचेगा 1/1 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी 90 अंश रखने पे मान कितना आना चाहिए, आंसर में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 90 अंश रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये नहीं होगा। इसको 90 अंश रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, इसको 90 अंश रखेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, 90 अंश अगर ए की वैल्यू रखेंगे तो इसका मान 2 के बराबर होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन का साइन ए में गुणा हो जाएगा, और इस 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए में होगा। तो साइन ए में साइन ए का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए नीचे बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाएगा, और इस 1 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे यही वाली वैल्यू फिर दोबारा लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा। साइन ए को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए, तो यहाँ से भी आपका आंसर 2 कोसेक ए निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते उसका आंसर सही आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन दिया है कि समचतुर्भुज के जो आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का योग जो होता है वो 180 अंश नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए समचतुर्भुज जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं।
आसन्न कोण कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर इस भुजा को किसी भी एक भुजा और उसके सिरे पे जो बनने वाले कोण होगा उसको आसन्न कोण कहा जाएगा। यानी अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, बी, सी और डी ले लेता हूँ, तो कहने का मतलब क्या है कि कोण ए और प्लस कोण बी इसका सम करूँ तो 180 अंश के बराबर आए, यही होता है आसन्न कोण। और हमें पता है कि जब दो समांतर रेखा, चूंकि समचतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, तो और हमें पता है कि जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक तरफ के जो बने कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो होना ये चाहिए था कि कोण ए और कोण बी इसका सम 180 अंश के बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया कि 180 अंश नहीं होगा, इसलिए गलत है। 180 अंश होना चाहिए। आगे के जो ऑप्शन दिए हैं वो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही है, समद्विभाजित करते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। और चौथा जो ऑप्शन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान, यानी समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि नहीं, तो नहीं सिर्फ क्या हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए ने 384 रुपये की एक वस्तु खरीदी और 576 रुपये में बेच दी, और बी ने 1254 रुपये की एक वस्तु खरीदी और 1672 रुपये में बेच दिया, तो कह रहा है कि ए के लाभ का जो प्रतिशत है और बी के लाभ का जो प्रतिशत है उसका अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ ए और ये है बी। ए ने खरीदा है 384 रुपये में और बेच कितने में रहा है, तो 576 रुपये में बेच रहा है। तो कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, तो क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से सीपी घटा देंगे। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 में से ये 8 है तो ये 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे ये 1 हो जाएगा। यानी 192 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पे, 384 रुपये पे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 192 और डिवाइडेड बाई 384 और गुणे 100 हो जाएगा, ये ए का लाभ हो जाएगा। इसी तरह बी का निकाल लेंगे, तो बी ने 1254 रुपये में खरीदा है और 1672 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, तो घटा देंगे, तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 418 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। तो प्रतिशत में तो 418 बटा जितने रुपये में खरीद के लाया है 1254 में, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, इतने रुपये का क्या हो रहा है, उसको प्रतिशत में फायदा हो रहा है। अब अनुपात पूछ रहा है तो हम अनुपात निकाल लेंगे, तो ये देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 418 से कट करेंगे तो 4 × 12 ये 3 बार जाएगा, इससे कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब अनुपात पूछ रहा है तो ये नीचे में है, चूंकि ये 1/2 है, ये ऊपर 1 है और इधर भी 1 है, ये 1/2 और ये 1/3 है, तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा और 2 का इधर गुणा हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में जो प्रतिशत लाभ का जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दिया है कि 12 में भाग देना है 3 गुणे ब्रैकेट में 7 + 8 - 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, 12 भागा 3 और गुणे 12 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 का जब 12 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों 9, 3, 5, 4, 4, 5 और y का माध्य y है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद से बहुलक क्या होगा वो हम बताते हैं। तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग निकाल लेंगे, तो 9, 3, 12, 12 और 5 17, 4 21, 4 25 और 5 30 और प्लस y, यानी 30 + y, इनका योग निकल के आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगी पदों की संख्या, और ये इसका माध्य y के बराबर है तो y लिख देंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 30 और प्लस y बराबर 7 का इस y में गुणा करेंगे तो 7y, ये y जब इधर जाएगा तो 7y में से y घट जाएगा तो 6y बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही y की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी तो उसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक वो संख्या होती है या वो आंकड़ा बहुलक कहलाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो हम देख लेंगे, तो 5 1 बार, 2 बार, और y की वैल्यू भी 5 आई है, तो y की वैल्यू जैसे ही 5 रखेंगे तो 5 3 बार आ गया, और सबसे अधिक बार 5 ही आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका कह रही है कि विभिन्न वस्तुओं के भारतीय निर्यात के मूल्य को दर्शाया गया है। ये वस्तुएं हैं और ये वर्ष है जिन जिन वर्षों में ये निर्यात हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2018 से 2020 की अवधि के लिए फलों, आईटी उत्पादों और रक्षा उत्पादों का जो वार्षिक औसत निर्यात है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले 2018 में ये हो गया फल, हो गया ये, हो गया आईटी उत्पाद और ये रक्षा उत्पाद। तो 2018 का हम जोड़ लेते हैं तो ये है 61 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 8 16 को 6, एक कैरी हो जाएगा और एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी 266 हो जाएगा। प्लस इसी तरह 2019 का कर लेंगे तो 70 प्लस 100 170, 180 और प्लस 100 280 हो जाएगा और प्लस इसको जोड़ लेंगे तो 75 प्लस 160 और प्लस 80, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 6 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 2 हो जाएगा और 2 और 1 3, यानी 315 हो जाएगा। और वर्षों की संख्या क्या है 3 है, तो 3 से औसत निकालने के लिए भाग दे देंगे। तो जैसे ही इसको 3 से भाग करेंगे तो इसका योग क्या निकल के आ जाएगा, तो 6 5 11 को 1, 2 हो जाएगा, 8 2 10 और 6 16 को 6, एक कैरी हो जाएगा, 3 2 5 2 7 और 1 8, यानी 861। इसमें 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 26, 3 8 24, 2 21, 3 7 21, यानी 287 क्या हो जाएगा, इसका औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको बतानी है। तो देखिए, गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे कि 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, ये क्या है 9 के गुणज हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक इसको देखें तो सबके बीच में 9 9 का गैप है, एक दूसरे से क्या है 9 9 के गैप पे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहला x मानता हूं तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 में जोड़ेंगे तो 9 18 हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका योग, यानी अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका योग 2457 के बराबर है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x और x कितने x हो जाएगा 3x और 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2457 और माइनस 27 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 7 0, 5 में से 2 3 और 24 30, इसका क्या हो जाएगा घटाने के बाद से आंसर होगा। तो 3x की वैल्यू ये हो गई, तो x की वैल्यू क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे तो 3 8 24, 3 कम 3 और 0, यानी x की वैल्यू 810 निकल के आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 18 हमने माना है, तो ये जो आंसर आया इसमें 18 जोड़ देंगे तो 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 828 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह स्थान पे आएगा। तो देखिए, जब भी दशमलव के बाद से अगर संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसको अप्रोक्सीमेट में 1 मान लेते हैं। तो 125.99 को मैं मान लूँगा 126 माइनस 35.92 को मान लूँगा कितना हो जाएगा ये 36, प्लस ये हो जाएगा 4 और गुणे ये हो जाएगा 16। अब बस इसका गुणा कर लेते हैं तो 16 चौक को 64 होता है और 126 में से 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 में 64 जोड़ेंगे तो 4 और 9 6 15, यानी 154 क्या हो जाएगा इसका अनुमानित मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैं पिछले पेपर में जो कि एएलपी का मैंने कराया था उसमें हूबहू यही क्वेश्चन पूछा था। यहाँ तक कि वैल्यू और ऑप्शन सारे सेम हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना जरूरी है। इसका आंसर 40 होगा। मैंने बताया भी था, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन से अवगत हो चुके होंगे। मैं बताया था जो सीआई होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो हमेशा जीपी में बढ़ता है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए वो राशि पी है तो 10 वर्षों में क्या हो रही है दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 2p हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में इस 2p की दोगुनी यानी 4p हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में इस 4p की दोगुनी कितनी हो जाएगी 8p हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में ये क्या हो जाएगा 8p का दोगुना 16p हो जाएगा। तो देखिए p से 16p होने में इसको कितना समय लग रहा है, तो 10
20, 30 और 40, यानी 40 वर्षों में क्या हो जाएगी, वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई अपने निर्धारित स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसी मार्ग से समय पर पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल को सामान्य गति से चलते हुए कितने मिनट लगने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सब कंडीशन में जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है। पहले चल रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में उसको 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 10 मिनट उसको ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बार कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चल रहा है तो उसको 5 मिनट की देरी लगती है। तो जितना भी समय लग रहा है उससे 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जब भी दूरी बराबर होती है तो मैं बता चुका हूँ कि जो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट इनकी टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो अगर हम निकाल लें तो स्पीड का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 5:6 निकल के आ जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यानी कि अगर 50 की स्पीड से जाने में अगर इसको 6 लगता है तो 60 की स्पीड से जाने में इसको 5 लगेगा। तो कितना अंतर है इसमें, तो इसमें 1 का अंतर है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 10 मिनट देरी से यहाँ पे पहुँच रहा है, 5 मिनट देरी से यहाँ पे, यानी 5 मिनट का अंतर है। तो इस 1 की वैल्यू 5 मिनट आ गई। तो यहाँ से या तो आप 6 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल के आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 6 की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 6 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 मिनट, यानी कि उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में 30 मिनट लगता है। तो 30 मिनट लगता है, उसमें 10 मिनट की देरी है ना, तो एक्चुअल जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, बस इस 30 मिनट में से 10 मिनट अगर घटा देंगे तो एक्चुअल जो समय लगना चाहिए था वो 20 मिनट का लगना चाहिए था। और जो कि यही आपसे पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप 5 के थ्रू भी निकाल सकते थे। अगर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 होगा, और 25 के बाद 5 मिनट देरी से पहुँचता है, तो बस 25 में से 5 घटा देंगे, तभी भी आपका आंसर 20 ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक फार्मूला मैं बताया हूँ कि एमपी और सीपी के रेशियो के लिए एक फार्मूला होता है कि जितना आपको लाभ मिल रहा है, 10% का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और जितने की छूट मिल रही है, 30% की छूट मिल रही है, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो एमपी और सीपी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 11/7 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो क्रय मूल्य 7 है, अंकित मूल्य 11 है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है अंकित मूल्य से। तो 7 और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 400, और 400 में 7 से भाग दे देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 7×5 = 35, 5×50 = 7×7 = 49, 57 दशमलव समथिंग करके आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया है, 57 दशमलव समथिंग। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को 4 सदस्यों ए, बी, सी और डी में 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो डी का हिस्सा। तो अगर मैं मानता हूं कि ए, बी, सी को जो राशियों में बांटा गया है वो राशियां हैं 4, 7, 9 और 3 हैं, तो इस हिसाब से सी को मिलना चाहिए था 9 और डी को मिलना चाहिए था 3। तो कितना अधिक मिल रहा है इसको, तो अधिक मिल रहा है 6 रुपये अधिक मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि सी को डी से 720 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी इस 6 यूनिट की वैल्यू 720 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 12×6 = 72, यानी 120 निकल के आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है डी का हिस्सा, तो डी का हिस्सा हमने माना कितना है, तो 3 माना है, तो इससे 3 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 120 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12×3 = 36, 360 रुपये क्या हो जाएगा, डी का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से सअभाज्य हैं। इस प्रकार के पहले 2 का गुणनफल आपको दिया है 357 और अंतिम 2 का गुणनफल 609 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए अगर ए और बी 2 संख्याएं हैं तो ये संख्याएं सअभाज्य तभी कहलाती हैं जब इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर न हो, तो वो संख्याएं सअभाज्य कहलाती हैं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 357 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 357 ये 3 से कट जाएगा, काट लेते हैं। 3 में 3, 3 में 3, 2 27, 3 और 27, 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 से काट लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। यानी इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा 3 × 7 × 17 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, 609 का गुणनखंड हम निकाल देंगे। तो ये भी 3 से विभाजित होगा, तो 3 से कट कर देते हैं। तो 3 दूना के 6, 0 3 3 9, यानी 203 निकल के आ गया। अब देखिए 7 से विभाज्यता के नियम बताया हूँ कि संख्या के इकाई अंक को पकड़िए, उसका दोगुना करिए और जो बाकी शेष संख्या होगी उसमें से घटा दीजिए। इस प्रकार जो प्राप्त संख्या होगी, अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। तो देखिए ये 3 है, इस 3 का दोगुना करेंगे 6, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 होगा। 14 7 से विभाजित है, इसका मतलब 203 7 से विभाजित होगी। तो 7 से कट करेंगे तो 7 दूना के 14 और 6 63, 7 9 63। अब 29 अभाज्य संख्या, तो 29 विभाजित किसी से नहीं होगी, तो इसका गुणनखंड निकल के आ गया 3 × 7 × 29। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि पहले दो का, अगर वो संख्याएं मैं मान लेता हूँ A, B और C तीनों संख्याएं हैं, तो A और B का गुणनफल दिया है और B और C का गुणनफल दिया है। तो B जो है वो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 3 × 7 इसके भी फैक्टर में आ रहा है, 3 × 7 इसके भी फैक्टर में आ रहा है। इसका मतलब जो बीच वाली वैल्यू B होगी उसका मान 21 के बराबर होगा, बाकी A हो जाएगा वो 17 हो जाएगा और जो C होगा वो 29 हो जाएगा। अब ये तीनों संख्या सहअभाज्य है क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो इनका योग पूछ रहा है, तो बस इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 9 और 1 10 और 7 17, लास्ट में 7 आना चाहिए। लास्ट में 7 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ भी सकते हैं कि 9 1 10 और 7 17 को 7, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का है कि हल करके x का मान आपको निकालना है। तो गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 x हो जाएगा, -3 दूना के 6 प्लस 3 3 9 x हो जाएगा, -3 5 15 बराबर हो जाएगा 93 के। 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 x हो जाएगा। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 93 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9 2 11, 114 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 114 में 19 से भाग करेंगे तो 19 6 का 114, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में मोनू की जो आय है उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। तो अगर ये मैं मोनू की आयु m मान लेता हूँ, उसके बहन यानी सिस्टर बहन की आयु अगर इसको s मान लेता हूँ, उनके बीच में जो अनुपात है वो है 3:1 का है। अब कह रहा है ये है आपका 2000 में। आगे कह रहा है कि 2010 में वह उससे 24 वर्ष बड़ा था। तो देखिए जो 2000 में जितना वो बड़ा होगा 2024 में भी वो उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं उनके बीच में आयु का अंतर अगर 5 है तो आज से 10 साल बाद भी उनके बीच में आयु का अंतर 5 होगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस 2 की वैल्यू आपको 24 दिया है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मोनू की आयु किस में पूछ रहा है, 2010 में। तो 3 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो 36 इसकी उम्र है 2000 में, और आपसे पूछ रहा है 2010 में, यानी कि 10 साल बाद की उम्र पूछ रहा है। तो 36 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 46 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक से अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैं औसत चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन कराया हूँ और बताया भी हूँ कि अगर क्रमागत संख्याएं हो तो उनका औसत जो होता है वो क्या होता है, अगर विषम में है, जैसे 13 यहाँ पे विषम है, तो जो उनका औसत होगा वो एकदम मिड वाली जो संख्या होगी वही उसकी औसत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो जैसे मान लीजिए 1 2 और 3 है, तो इसका औसत ये जो बीच वाली संख्या है वही इसका औसत निकल के आ जाए। उसी तरह मान लीजिए 4 5 और 6 है, तो इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 5। यानी बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत निकल के आ जाती है अगर संख्याएं क्रमागत होता हो। तो देखिए तो 36 इनका औसत है, यानी कि ये जो बीचों बीच वाली जो संख्या होगी वो 36 होगी। ठीक है, तो इसके इधर 6 संख्याएं होंगी और इसके इधर 6 संख्या होंगी, क्योंकि टोटल संख्याएं 13 है, तो अंतिम जो संख्या होगी इससे 6 अधिक होगी। तो 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगी। और इधर जो सबसे छोटी संख्या होगी इससे 6 कम होगी, यानी 30 होगी।
और पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि छोटे पूर्णांक का 2 गुना इस 30 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़े पूर्णांक यानी कि 42 को जोड़ के बताना है कितना होगा, तो 60 में 42 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3, चूंकि सारे आंसर पाई में है इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ पाई को पाई रखेंगे। और r की वैल्यू, व्यास अगर 12 है तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ जाएगी। इसे 6 का क्यूब करना है तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 से कट करेंगे 6 को तो 2 बार जाएगा, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 36 गुना के 72, और 72 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 दूना के 8 और 7 चौके 28, यानी ये 288 पाई और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45, 78 और 117 का महत्तम समापवर्त HCF ज्ञात करिए। तो महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है ऑप्शन। आप यहाँ पे HCF निकालने बैठ जाएंगे, समय लगेगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए। अगर आपको विभाज्यता का नियम मालूम है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो महत्तम समापवर्त वो होगी संख्या जो इसको विभाजित करेगी। तो देखिए 5 जो होगी वो 78 को विभाजित नहीं करेगी तो 5 नहीं होगा। 7 जो होगी वो 45 को विभाजित नहीं करेगी तो ये भी नहीं होगा। 9 जो होगी वो 8, 7, 15 78 को विभाजित नहीं करेगी तो ये भी नहीं होगा। तो बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 बच जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माँ को M में मान लेता हूँ और पुत्र सन बेटा S मान लेता हूँ। तो 10 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात है वो 3:1 है। ये 10 वर्ष पूर्व की है तो मैं मान लेता हूँ ये वर्तमान है, ये है आपकी 10 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष जो बाद है, इनकी आयु का जो अनुपात है वो पुत्र की आयु का 5/2 है। यानी पुत्र अगर 2 है तो उस माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 5:2 निकल के आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी उसके माँ की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। देखिए मैंने अभी आयु का कॉन्सेप्ट बताया कि उसके बीच में जो गैप होगा एज का वो बराबर होगा चाहे साल कितना भी बढ़े। तो यहाँ पे जो गैप है वो 2 का है और यहाँ पे जो गैप है वो 3 का है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच में जो गैप है वो बराबर हो गया, क्योंकि 9 और 3 का जो अंतर है वो 6 है, 10 और 4 का जो अंतर है वो 6 है। यहाँ से 9 से 10 हो रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो रहा है, ये 10 वर्ष इधर और 5 वर्ष इधर, यानी 15 है, यानी 1 की वैल्यू 15 आ गई। तो या तो आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45 वर्ष उसकी आयु निकल के आ जाएगी, जो कि 10 वर्ष पहले है। तो अभी की उम्र क्या हो जाएगी, इस 45 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष इसकी क्या हो जाएगी, वर्तमान उम्र हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है √144 प्लस रूट में 0.0169 और माइनस रूट में 4.41, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये 12 लिख देंगे, और प्लस 169 होता है 13 का स्क्वायर रूट। तो चूंकि 4 स्थान पे दशमलव है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट लेंगे उसमें 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.13 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह 441 होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 2 स्थान पे दशमलव है, इसका मतलब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, यानी 2.1 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये 12 में 0.13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.13, इसमें से माइनस करना है 2.1, तो ये हो जाएगा 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 13 में से 10 घटाएंगे तो 0.03 हो जाएगा। तो 10.03 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है। समान गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए एक बार दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन मैं ALP
में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, जो कि आरआरसी 2022 में सोचिए पूछा गया था और एएलपी का पेपर 2024 में हुआ है और सेम क्वेश्चन पूछा है। यहाँ तक कि वैल्यू ऑप्शन सारे एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो एकदम जरूरी है। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छे से कर लें तो यकीन मानिए आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर सॉल्व करना है तो 2.5 किलोमीटर की दूरी अगर 4 मिनट 10 सेकंड में कर रहा है तो 10 सेकंड को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 छके 24 और 1 25/6 मिनट क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है इतने मिनट में। तो यहाँ से स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो दूरी बटा समय, तो दूरी है 2.5 और समय लग रहा है 25/6 लग रहा है। तो 6 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 6/10 निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, तो अब समय पूछ रहा है, आपको दूरी दिया है 6, स्पीड है 6/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 6 से 6 कटेगा, यानी 10 मिनट जो होगा उतनी दूरी को, यानी 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x² + xy + x बराबर 18 दिया है और y² + xy + y बराबर 24 है, तो पूछ रहा है आपसे कि x + y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + xy और +x बराबर हो जाएगा 18, और जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो दिया है y² + xy और +y, ये बराबर दिया है 24 के। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² + xy और xy 2xy और प्लस हो जाएगा x में y जोड़ेंगे तो x + y, और 18 में 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 और 2 1 3 और 1 4 42 हो जाएगा। ये देखिए x + y का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x + y और बराबर हो जाएगा 42 के। अब यहाँ से ऑप्शन में जो वैल्यू दिया उसको रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 36 होगा, और 36 में से -6 घटाएंगे तो 42 नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 5 करेंगे तो 5 5 25 और 25 में से अगर 5 घटाएंगे तो भी 42 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर चेक करेंगे तो 5 पे वैसे भी नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो बचेगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। -7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 में से -7 घटाएंगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए महेश द्वारा खर्च की गई राशि 2000 रुपये थी। उसे वस्तु को कारखाने से शोरूम तक ले जाने में उत्पादन, यानी कि जो 2000 लग रहा है उसका 10% खर्च लग गया। तो 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 200 रुपये उसको खर्च लग गया शोरूम तक ले जाने में। आगे कह रहा है कि उसने शोरूम से वस्तु को ऐसे मूल्य पर बेचा जो महेश द्वारा वस्तु का उत्पादन यानी 2000 और परिवहन यानी कि 200 में खर्च की गई जो कुल लागत है उससे 15% अधिक है। तो 2000 में 200 अगर जोड़ देते हैं तो 2200 है, और 2200 से कह रहा है क्या है, 15% अधिक है। तो 15% अधिक का मतलब क्या आ जाएगा, 115/100 हो जाएगा। तो इसको 0 से 0 कट कर देंगे, 115 में 2 का गुणा करेंगे तो 230 हो जाएगा, और 230 में 11 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और ये 2, यानी कि 2530 रुपये में वो बेचा होगा शोरूम में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6 - 5x² - 8x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे तरीके सारे क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी द्वारा पिछले साल के एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन लेके मैंने एक वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर आपको द्विघात समीकरण में कोई भी दिक्कत हो रही होगी, आप जाके प्लेलिस्ट में द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिए। यकीन मानिए उसके बाद से आपको द्विघात समीकरण में शायद ही कोई दिक्कत हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है C/A होता है। C की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे, और A जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे -5 है, तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल -6/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के पावर 0 + 3 के पावर -2 + 3 के पावर -1
इसमें गुणा करना है 27 का और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो 3 के पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 के पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और 3 के पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो सबको 9 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/9 हो जाएगा, और प्लस ये 1/9 हो जाएगा। इसको 9 बनाएंगे तो ऊपर 3 से और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 3/9 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 10 और 3 13, 13/9 हो जाएगा। इसमें 27 से गुणा कर देंगे तो 9 से करेंगे तो 9 3 27, 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 13 3 39। इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस तरीके से 23 अगस्त 2022 को जो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।